हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें जो इंटेक अभी 2025 की एग्जाम हुई थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कौन शिफ्ट के बढ़ेंगे, किस हिसाब से बढ़ते हैं घटते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। और एक जीडी का डाउट क्लियर करने वाले हैं कि बिना स्पीकिंग इंग्लिश के भी जीडी क्लियर हो सकती है। और यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या पीएसएल के बाद जब एनरोलमेंट लिस्ट आती है तो क्या उसमें भी मार्क्स बढ़ते हैं। तो चलिए इस सारे डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे एक लेटर दिख रहा होगा, ये जो अग्निवीर वायु है इनके लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू की एयरफोर्स ने। कब शुरू करी थी? इंटेक 01/2023 से। तो इसमें क्या था, जो शिफ्ट होती है उसको इक्वलाइज करने के लिए ये मेथड लाया गया है, जो कि पहले एसएससी और रेलवे भी फॉलो करता था। एसएससी रेलवे पहले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करता था, तो एयरफोर्स ने भी इस इंटेक से यहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दी। और सबका फॉर्मूला लगभग सेम होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो मैं बताता हूँ कि इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है कि जिस हिसाब से नंबर बढ़ते हैं और जिस हिसाब से नंबर घटते हैं। अब उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वो टोटल नंबर में भी होता है। मतलब आपके जैसे नंबर तो 35 आए तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़ेंगे या घटेंगे। और सेक्शनल अलग से होते हैं। सेक्शनल जो होते हैं ना, फिर उसके बाद टोटल सम होता है। तो सेक्शनल भी नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब फिजिक्स का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि टोटल नंबर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, बल्कि सेक्शनल वाइज भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे कोई आई शिफ्ट है, उसमें कोई जे कैंडिडेट है। जैसे आप ही मान लो अपने आप को जे कैंडिडेट, ठीक है, और किसी शिफ्ट में आप बैठे हुए हो, तो उसका आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे आप देखोगे कि मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना होगा। या तो माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो जो MTQ यहाँ पे दिख रहा होगा ना, इसका मतलब क्या है कि 0.1% कैंडिडेट ऑफ ऑल शिफ्ट, 0.1% टॉप कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है, मान लो ओवरऑल कैंडिडेट है 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख के जो 0.1% हो गए 100 कैंडिडेट टॉप स्कोरर, तो इनका एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी, और सभी शिफ्ट के जो 1 लाख कैंडिडेट है, 1 लाख कैंडिडेट का एवरेज निकाला जाएगा। इस पहली लाइन का मतलब यही है, 0.1% टॉप स्कोरर का एवरेज, और सभी शिफ्टों के, और यहाँ भी सभी शिफ्टों के सभी बंदों का एवरेज निकाला जाएगा। जो 1 लाख कैंडिडेट है उनका एवरेज निकाला जाएगा। अब ऊपर बात हो गई सभी शिफ्टों की। अब यहाँ पे इंडिविजुअल शिफ्ट की बात होगी। तो जहाँ पे MTI ये दिख रहा होगा आपको, तो आपकी शिफ्ट में जो मैंने बोला था कि आप जे कैंडिडेट हो, आप आई शिफ्ट में बैठे हो, तो आपकी शिफ्ट के 0.1%, जैसे मान लो अगर 10,000 कैंडिडेट आपकी शिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, 10,000 कैंडिडेट आपकी शिफ्ट में बैठे हुए हैं, तो एक बच्चे का एवरेज निकाला जाएगा, मतलब 0.1%, जो क्या हो गया एक। तो एक बच्चे का आपको जो 0.1% बच्चे रहेंगे, उनका जो टॉप स्कोरर उनका एवरेज, प्लस आपकी शिफ्ट के टोटल बच्चों का एवरेज। समझ में आ गया? यहाँ ओवरऑल की बात हो रही थी, यहाँ आपकी शिफ्ट की बात हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये वाला पॉइंट की। तो जो MIJ है ना, ये इसका मतलब ये इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द जे कैंडिडेट इन द आई शिफ्ट। मतलब जो आप ही आई शिफ्ट में बैठे थे, तो आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। और इसमें जो यहाँ पे ये रखा है कि मतलब मीन मार्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आप बैठे हो उस शिफ्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अभी लास्ट वाला जो यहाँ पे ये है कि जो सभी शिफ्ट हुई है ना, उसका मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीजन मीन मार्क्स, मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीजन मार्क्स, ये सभी शिफ्टों का निकाला जाएगा। इसके बाद जो फॉर्मूले के बाद जो भी आएगा माइनस में प्लस में, वो स्कोर आपके नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होगी, जो भी आपके स्कोर आया होगा 35, उसमें या तो जो यहाँ पे जो प्लस आएगा माइनस आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट बैठा था उसके यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी, लेकिन इसके हिसाब से आप एक बात समझ सकते हो कि ये जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, वो किसी हार्ड शिफ्ट या उस पर डिपेंड नहीं करती ओनली, वो उस बच्चों उन पर भी डिपेंड करती है कि टॉप 0.1% बच्चे कितने हैं, उनका एवरेज कितना आएगा, आपका एवरेज कितना है, आपकी शिफ्ट का एवरेज कितना है। तो ये सारी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ें पर। ठीक है, तो अगर हार्ड शिफ्ट है तो कितने नंबर बढ़ेंगे ये पहले डिसाइड नहीं कर सकते। चाहे आपको बोले जैसे 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, आपको चाहे 20,000 का डाटा भी दे दिया जाएगा, तो भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कितने नंबर बढ़ेंगे किसके नहीं बढ़ेंगे। बस ये हो सकता है कि हाँ ये हार्ड शिफ्ट आई है तो इसके कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बता पाना बहुत मुश्किल है। अब मैंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात कर ली, मैं बात करता हूँ ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आपको एक नया बेस लेके आया हूँ। इसमें क्या होने वाला है तो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा ही आपको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कराई जाएगी, और क्या क्या फैसिलिटी इसमें दी जाएगी। जीडी का कंप्लीट प्रिपरेशन किया जाएगा, और वीकली ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर के जीडी टॉपिक्स हुए हैं उन पर भी डिस्कशन किया जाएगा, और फिजिकल से लेकर मेडिकल के सब डाउट क्लियर किए जाएंगे। और जब जो यहाँ पे कैंडिडेट से जुड़ेगा वो बिल्कुल ज्वाइनिंग तक इसमें साथ रहेगा, वो कुछ भी डाउट होगा उसका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 100 से प्लस
प्लस जीडी टॉपिक्स होंगे, आपको यहाँ फैसिलिटी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और बिल्कुल नॉमिनल फ़ी रखी गई है ताकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वही आए, फालतू लोग इसमें नहीं आए, इसलिए नॉमिनल फ़ी रखी गई है। और ये तब तक रहेगी जब तक आप जीडी का बैच कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसमें आपको ज्वाइनिंग तक कुछ भी डाउट होगा वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सअप ओनली। इस नंबर मैंने दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जीडी जो क्लियर करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जीडी क्या होती है, जीडी में वो आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं देखते, वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। तो कैसे आएगी, जब हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं तो आप जब 20 बंदों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दोगे या कुछ टॉपिक के बारे में 2-3 लाइन बोलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, अपनी चीज़ें रख सकता हूँ दूसरों के सामने। वो आपके वहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। जब हमारा बैच हुआ था तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जिसको इंग्लिश नहीं आती, यहाँ तक कि कुछ इस एक बंदे का तो हिंदी में भी जीडी क्लियर हो गया था, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि हम इंग्लिश का टेस्ट नहीं कर रहे आपका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट कर रहे हैं कि आपको आती, आप दूसरों के सामने अपनी बात रख सकते हो नहीं रख सकते, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है उस चीज़ का। तो जो बंदा को इंग्लिश नहीं आ रही थी उसका भी क्लियर किया था हमारे टाइम पे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप डिस्कशन जब करोगे आप तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आप जहाँ से करना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर पिछले इनटेक में भी एनरोलमेंट की कट ऑफ नहीं बढ़ी, सबका नाम उसमें पीएसएल में जिनका भी नाम था सबका नाम एनरोलमेंट में आया था तो उनकी कट ऑफ नहीं बढ़ी, एनरोलमेंट में जो पीएसएल में कट ऑफ थी वही रही है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ, पीएसएल के बाद जो एनरोलमेंट आती है उसमें कट ऑफ बिल्कुल बढ़ती है। कभी ऐसा नहीं होता कि पीएसएल में जितने बंदे हैं उनको सबको एनरोलमेंट में ले लिया जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्टैंड बाई नाम का भी कोई चीज़ होती है, वो भी स्टैंड बाई भी रखते हैं। एयरफोर्स डिफेंस कोई सी भी मान लो, स्टैंड बाई चीज़ हमेशा रखती है, ठीक है। तो स्टैंड बाई और जो मेन रहेंगे तो मेन का जो लास्ट बंदा रहेगा उसकी जो नंबर है ना वो पीएसएल से ज़्यादा होंगे तभी उसका नाम आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। पीएसएल की कट ऑफ मार्क्स पे उसका नाम नहीं आएगा अगर वो स्टैंड बाई में चला जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, पिछले इनटेक का बताता हूँ। तो जैसे एक्स ग्रुप के में इसकी आपको यहाँ पे पेपर की कट ऑफ दिख रही होगी, एक्स में 22 गर्ल्स एंड बॉयज़ की और वाई में 37.75 और 31 आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो अगर मैं एक्स ग्रुप के बॉयज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप कट ऑफ दिख रही होंगी 36.21 गई थी कट ऑफ पीएसएल में, ठीक है। इसमें 1112 कैंडिडेट का नाम आया था, 1112 कैंडिडेट का नाम आया था। फिर इनरोलमेंट में एक नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, अब आपको यहाँ देख रहा होगा 36.21 से 37.20 एक नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 970 लोगों का नाम आया था, इसमें 142 स्टैंड बाई हुए थे, इनके नंबर 36.20 से कम थे, 37.20 से इनके नंबर कम थे, ठीक है। तभी इनका नाम स्टैंड बाय में आया था, मेन में नहीं आ पाया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कट ऑफ बिल्कुल एक नंबर बढ़ी थी एक्स ग्रुप की। लेकिन इस बार कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, एक नंबर तो नहीं बढ़ेगी, 0.5 मैक्सिमम है, क्योंकि इस बार बंदे कम है एक्स ग्रुप के, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ एक्स ग्रुप गर्ल्स की। तो गर्ल्स में 33.38 कट ऑफ गई थी पीएसएल में और 75 लड़कियों का नाम आया था उसमें। तो इनकी भी एक नंबर कट ऑफ बढ़ाई गई थी और 50 जो कैंडिडेट थे, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट थी वो मेन में थी और 25 थी स्टैंड बाई में थी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिनका एक नंबर ज़्यादा था उन्हीं का मेन में नाम आया है और जिनका एक नंबर कम था उनको स्टैंड बाई में नाम दिया है। इस बार भी सेम यही सीन है कि 75 गर्ल्स है और यहाँ पे 50+25 ये स्टैंड बाई। इस बार भी प्रोसेस यही रहने वाला है, तो लगभग 1-1.5 नंबर यहाँ पे भी बढ़ सकती है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ बॉयज़ वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में क्या था, 38.03 कट ऑफ गई थी, 935 कैंडिडेट थे, ठीक है, 935 कैंडिडेट थे। और इस पे 0.8 लगभग मान लो 0.8 मतलब एक नंबर कट ऑफ बढ़ी थी। तो 782 प्लस 153, 782 मेन में थे और 153 स्टैंड बाई में थे। तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि वाई ग्रुप में भी कट ऑफ बढ़ी थी। इस बार तो कैंडिडेट और ज़्यादा है, 1245 के लगभग कैंडिडेट है। तो इस बार तो लगभग एक नंबर तो कट ऑफ आप मान के चलो कि एक नंबर से ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एक नंबर कट ऑफ तो बिल्कुल बढ़ के चलेगी। किसके लिए, मेन कैंडिडेट के लिए। मैं उस दिन भी यही बोलना चाह रहा था कि जो मेन कैंडिडेट आएंगे ना, ये तो आपको अंडरस्टूड सी बात है कि जो स्टैंड बाय रहेंगे उनकी कट ऑफ तो मार्क्स कम हो गए तभी स्टैंड बाय में रहे हैं वो। मेन कैंडिडेट की कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगी तभी तो मेन में आए वो। तो आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे 36.36 आपकी वाई ग्रुप की कट ऑफ गई है, ठीक है। तो लगभग आपको 37 वाले हैं ना, 37.20 ऐसे कुछ या 37.40 वाले, जो भी वो वहाँ तक आप सेफ हो, मतलब उसके बाद आप सेफ हो, ठीक हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे सेफ नहीं है, क्योंकि स्टैंड बाय इस बार क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नेवी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बोथ वाले लोग भी इसमें हैं और भी कई ज्वाइनिंग हो चुकी है लोगों की। तो स्टैंड बाय क्लियर होने के इस बार ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है। स्टैंड बाय क्लियर होने के इस बार ज़्यादा चांसेज है।
अब मैं वाई ग्रुप की गर्ल्स की बात कर लेता हूँ। तो गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 36.5, ये PSL में कट ऑफ गई थी, तो 195 लड़कियों का नाम आया था। फिर एक नंबर कट ऑफ बढ़ाई गई थी, तो 37.5 कट ऑफ गई थी इनरोलमेंट में। तो 150 मेन में लड़कियाँ रही थी, 45 मतलब एक नंबर बढ़ने से 45 लड़कियाँ स्टैंड बाई में चली गई। समझ रहे हो आप, एक नंबर बढ़ने से। तो इस बार भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बार 129 है, तो लगभग 30 लड़कियाँ तो ऐसी रहेगी जो स्टैंड बाई में रहेगी। तो सिंपल सी बात है, जब 30 स्टैंड बाई में रहेगी तो कट ऑफ भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। फिर भी अगर भी आपके मन में कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आपके रैंक सेफ रैंक के रिगार्डिंग डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। अगर कुछ भी आपके वेट रिगार्डिंग या फिर ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप उस GD बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी दिया हुआ है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पे, मैंने नंबर दिए हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबका लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है।